डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर का हम पहला वीडियो आज लेके आए हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम उन इम्पॉर्टेंट टर्म्स को समझेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है, इसमें जो पहली इम्पॉर्टेंट टर्म हमें पता होनी चाहिए वो है स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस, when we define it, we say any observable or detectable change in the environment to which organisms respond or react. Any observable or detectable change in the environment to which organisms respond or react, we call it stimulus. यानी कि माहौल में कोई ऐसी चेंज, ऐसी तब्दीली अगर आपको ऑब्जर्व हो जिसकी तरफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पॉन्ड या रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। अगर हम बात करेंगे एक स्टिमुलस की, फॉर एग्जाम्पल देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ स्टिमुलस। एक स्टिमुलस है लाइट, दूसरा इसी तरह का है हीट, इसी तरह एक और स्टिमुलस है साउंड। देखिए, ये हमारे एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस होते हैं और ऑर्गेनिजम्स इन चेंजेस की तरफ कोई रेस्पॉन्ड दिखाते हैं या रिएक्ट करते हैं। जैसे कि विंटर सीजन में हम प्रेफर करते हैं कि मतलब अपने आप को वार्म करें, हीट, या अपने आप को हॉट रखें, अपनी बॉडी को वार्म रखें। तो ये हीट क्या है? ये एक तरह का स्टिमुलस है। इसी तरह साउंड, मतलब माहौल में, हमारे एनवायरनमेंट में कहीं पे हम कोई आवाज़ सुनते हैं तो उस आवाज़ को सुन के हम कुछ फील करते हैं, उसके बाद हम अकॉर्डिंगली रिएक्ट करते हैं। मान लो अगर कोई एक्सप्लोजन या कोई एक्सप्लोजिव साउंड हमने सुना तो हमारे कान के जो सेल्स होते हैं, ख़ास तौर पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं इनमें, जो हम आगे आज के ही इस लेक्चर में उनको भी डिफाइन करेंगे। तो हमें फील होता है, ईयर जो है एक सेंस ऑर्गन, तो ये हमें वो फील करवाता है और फिर हम अकॉर्डिंगली अपनी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं ये सिचुएशन फेस करने के लिए। अगर हमें लगता है कि ये जो साउंड है कहीं आसपास ही है तो हम अपने आप को बचाने के लिए मतलब भागते हैं वहाँ से, ऐसे एरिया से जहाँ पे ये ऐसा साउंड हम सुनते हैं। तो यानी कि एनी ऑब्जर्वेबल और डिटेक्टेबल चेंज इन द एनवायरनमेंट टू विच ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड और रिएक्ट, वी कॉल इट स्टिमुलस। वी कॉल इट स्टिमुलस। सो ये है स्टिमुलस। इसके साथ दूसरी एक टर्म है रेस्पॉन्स। ये रेस्पॉन्स क्या है? तो अगर हम रेस्पॉन्स की बात करेंगे, ये रेस्पॉन्स क्या होता है? रेस्पॉन्स बेसिकली इस स्टिमुलस का जो रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं,
यानी कि इट इज द रिएक्शन बाय एन ऑर्गेनिज्म और रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यहां पे लिखेंगे रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू स्टिमुलस। अब मान लो हमने कोई स्टिमुलस हमें लगा कि हमने इसको डिटेक्ट किया और हम इस स्टिमुलस के रेस्पॉन्स में कैसा रिएक्शन दिखाते हैं, कैसा रिएक्शन शो करते हैं स्टिमुलस की तरफ, तो वी कॉल इट रेस्पॉन्स। तो देखा गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म्स जो होते हैं ये रेस्पॉन्सेस जो है यानी कि या तो किसी स्टिमुलस को फील करके either they move towards the stimulus or they move away from it, या तो इस स्टिमुलस से भागेगा कोई ऑर्गेनिज्म या इसी स्टिमुलस की तरफ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो अगर इफ वी प्रिक ए फ्रॉग, अगर हम किसी फ्रॉग को प्रिक करेंगे किसी नीडल से, सुई से उसको उसकी बॉडी को या उसके किसी पार्ट को प्रिक करेंगे, तो खुद ही बताइए आप उसका रिएक्शन क्या होगा। वो फ्रॉग इस टच को फील करके अब भागेगा इससे, उसको पता है कि यहाँ पे कुछ हार्म होने वाला है उसकी बॉडी के साथ, तो वो फ्रॉग क्या करता है, इस टाइम हमने जो इसको स्टिमुलस टच दिया, टच, तो इट टेंड्स टू मूव अवे फ्रॉम दिस टच, तो वो फ्रॉग रिएक्शन क्या दिखाता है, वो अपने आप को इस टच से दूर ले जाता है फिर, क्योंकि उसको पता है कि ये टच उसके लिए यूजफुल नहीं है बल्कि हार्मफुल है, तो लिहाजा ये उसका रेस्पॉन्स होता है उस टाइम इस टच के अगेंस्ट। और रेस्पॉन्सेस देखा गया है 3 तरह के होते हैं। रेस्पॉन्सेस आर 3 टाइप्स। पहली कैटेगरी बन जाती है इसकी वॉलंटरी रेस्पॉन्स, नंबर 2 इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स, एंड नंबर 3 जो होता है रिफ्लेक्स एक्शन। तो वॉलंटरी रेस्पॉन्स क्या होता है, इनवॉलंटरी और रिफ्लेक्स एक्शंस, ये तीनों रेस्पॉन्स के टाइप्स हैं। जो वॉलंटरी रेस्पॉन्स होता है ये फोर ब्रेन के कंट्रोल में होता है, यानी कि जो हमारा ब्रेन है उसका जो फ्रंट पार्ट है वी कॉल इट फोर ब्रेन। तो वॉलंटरी रेस्पॉन्स जो होता है इसको कंट्रोल करता है, कंट्रोल्ड बाय फोर ब्रेन। और अगर हम इस रेस्पॉन्स की कुछ एग्जांपल्स देख ले, जैसे कि हम बात करते हैं टॉकिंग, राइटिंग, these are examples of this type of response, that is voluntary response। तो इनको फोर ब्रेन कंट्रोल करता है। इसी तरह होता है इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स, एक दूसरे तरह का रेस्पॉन्स होता है, तो इसको कंट्रोल करता है जो ब्रेन का मिड पार्ट या मिड पोर्शन या इसका जो पिछला वाला पोर्शन होता है, दैट इज मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स इट इज कंट्रोल्ड बाय मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, इसको कंट्रोल करता है मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। और अगर हम इसकी भी एग्जांपल्स की बात करें, यानी कि इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स की अगर हम एग्जांपल्स देखें, तो इसकी एग्जांपल्स में आता है, एक तो अगर हम देखें, देखिए हमारे बॉडी में होती है हार्ट बीट, या होती है वॉमिटिंग, या एक प्रोसेस है रेस्पिरेशन। तो हार्ट बीट, वॉमिटिंग
respiration. So these are few examples of this type of response, that is involuntary response. और इन responses को control करता है mid brain and hind brain part of our brain. Now number third, that is reflex action. और reflex actions जो होते हैं इनको ये spinal cord के कंट्रोल में होते हैं, are controlled by spinal cord. तो इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, यानी कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है, तो मैंने कहा कि इसको कंट्रोल, ये किसके कंट्रोल में होता है, स्पाइनल कॉर्ड के कंट्रोल में. और इसकी एग्जांपल है विथड्रॉल, फॉर एग्जांपल विथड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट. जैसे ही आप किसी अचानक से किसी गर्म ऑब्जेक्ट या चीज को अपने हाथ से छूते हैं, मतलब आपको पता नहीं होता है कि ये कितना गर्म है, लेकिन फिर भी सडनली आप उस बर्तन को छू लेते हो, तो जो ही मतलब छूते ही हम कभी कभी अपना हाथ सडनली पीछे की तरफ कर देते हैं. तो ये क्विक रेस्पॉन्स होता है, यानी कि हॉट ऑब्जेक्ट को छूते ही अपना हाथ पीछे झटक देना, पीछे खींच लेना. तो ये एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन होता है और इसको कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड. तो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ रेस्पॉन्सेस. और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं, ये रेस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को, लेकिन इन ए डिफरेंट मैनर. यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स हालांकि दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरीज में शुमार होते हैं, लेकिन इनका जो रेस्पॉन्स होता है किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट वो अलग अलग होता है. यानी कि प्लांट्स में अलग किस्म का रिएक्शन और एनिमल्स अलग किस्म का रिएक्शन शो करते हैं. तो ये इसमें याद रखना है. अब हम तीसरी इंपॉर्टेंट टर्म को यहाँ पे देखेंगे एक्चुअल में, जो इसका टाइटल है, एक पार्ट इसका है कोऑर्डिनेशन. तो ये कोऑर्डिनेशन क्या है? When we define coordination, we say that the working together of various organs of a body in a systematic manner so as to produce a proper response to a stimulus. हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं और हमारी बॉडी में कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उनमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं. तो जब यही एक बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलके कोई फंक्शन करते हैं, कोई वर्क करते हैं एक साथ, क्यों? ताकि एक स्टिमुलस को एक प्रॉपर रेस्पॉन्स दे सके. तो इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन. देखिए, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा. आम तौर पर अगर हम एक मामूली एग्जांपल लेंगे कि हम चलते चलते कभी हमारे पाँव में कोई कांटा चुभ जाता है, तो आप लोगों का उस टाइम रिएक्शन क्या होता है? तो पहले हम वहाँ, अब वो जो चल रहे होते हैं हम, तो पहले हम स्टॉप करते हैं, वहाँ पे रुकते हैं, और उसके बाद आप लोगों ने ये सोचा होगा कि मतलब आप लोगों का रेस्पॉन्स उस टाइम ये होता है कि या तो बायां हाथ लेते हो या दायां हाथ उस पैर के नीचे और वो कांटा निकाल देते हो. लेकिन अब आप देखो ये काम कैसे हुआ. जब जैसे ही ये कांटा आपके पैर में चुभा, तो पैर की जो नर्व सेल्स हैं, पाँव के जो नर्व सेल्स हैं, उनको ये डिटेक्ट हुआ कि टच इस थॉर्न का या इस कांटे का उनको
टच फील हुआ, और इन्हीं नर्व सेल्स ने ये मैसेज ब्रेन तक पहुंचा दी इम्पल्स की फॉर्म में। तो ये मैसेज चला गया ब्रेन तक, और उसके बाद देखिए ब्रेन का क्या रेस्पॉन्स था, या ब्रेन ने क्या डायरेक्शन दी हमारे बॉडी पार्ट्स को। इसके बाद मोटर न्यूरॉन, पहले सेंसरी न्यूरॉन्स ने इस टच को फील किया और मैसेज इम्पल्स की सूरत में चला गया ब्रेन तक। ब्रेन इसके बाद जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं हमारी बॉडी में, मोटर न्यूरॉन्स ऑफ आवर हैंड, चाहे लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है, तो उसके बाद ये मैसेज चला जाता है हमारे हाथ तक थ्रू मोटर न्यूरॉन्स या मोटर न्यूरॉन्स के जरिए। तो इस हाथ को ब्रेन का एक डायरेक्शन मिल जाता है कि आपको ये कांटा जल्द से जल्द निकालना है, तो हम अपना हाथ फौरन नीचे पाँव के नीचे पहुंचा देते हैं और उस कांटे को निकाल देते हैं। देखिए इस काम को करने में कितने ऑर्गन्स इन्वॉल्व हुए। एक तो ऑलरेडी हमारा जो फुट है जिसको ये फील हुआ टच, फुट के बाद फुट के पास ही जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, तो ये भी हमारी बॉडी का ही पार्ट है, सेंसरी न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स। उसके बाद इन्होंने इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाई। ब्रेन ने हमारा जो हैंड है या हाथ है उसके यानी उस तक ये मैसेज डायरेक्ट की थ्रू मोटर न्यूरॉन्स, और उसके बाद ये हाथ पहुंच गया फुट तक और ये काम हो गया। काम क्या हो गया? कांटा निकालने का काम यहाँ पे हुआ। तो एक मामूली काम अब जो आपको लगता है, देखिए इसमें हमारे ऑर्गन्स बॉडी के जो हैं उन्होंने किस तरह से वर्किंग टुगेदर शो किया इन ए सिस्टमैटिक मैनर, और एक ऑर्डर में, ये काम ऑर्डर में हुआ। यानी कि फुट को फील हुआ, उसके बाद डिटेक्ट किया सेंसरी न्यूरॉन्स ने, फिर चला गया मैसेज ब्रेन तक, ब्रेन ने अकॉर्डिंगली यानी कि डायरेक्शन दे दी हैंड तक थ्रू मोटर न्यूरॉन्स, और हाथ ने फिर अपना काम कर दिया। तो आप खुद ही देखिए इन सारे ऑर्गन्स ने मिल के एक ऐसा काम अंजाम दिया जो कि एक्चुअल में हमें यहाँ पे एक स्टिमुलस फील हुआ था, टच स्टिमुलस, और हमने इसका रिएक्ट क्या किया जब हमने इस कांटे को निकाल दिया। तो यही हुआ कि जब कोई बॉडी का कोई पार्ट या हमारे बॉडी का के बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके ऐसा कोई काम अंजाम दे दे ताकि एक स्टिमुलस को एक प्रॉपर रेस्पॉन्स मिल जाए, तो इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। इसके बाद हम देखते हैं एक और टर्म, तो जो इस वीडियो पार्ट की आखिरी टर्म होगी, दैट इज, इसमें हालांकि हम इफेक्टर्स को भी देखेंगे, आज हम देखेंगे इसमें रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स हैं इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर में। इस चैप्टर को मज़ीद समझने के लिए हमें पहले रिसेप्टर्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? दीज आर एक्चुअली स्पेशलाइज्ड सेल्स। ये ऐसी स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो कि हमारे बॉडी, देखिए हमारे बॉडी में कुछ सेंस ऑर्गन्स होते हैं, और आप लोगों को पता ही है उन सेंसेस के बारे में, आप सब जानते हैं उन सेंसेस के बारे में। तो इन सेंस ऑर्गन्स में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कोई इंफॉर्मेशन डिटेक्ट करते हैं, यानी कि एनवायरनमेंट में अगर क्या हो रहा है या एनवायरनमेंट में ऐसी कोई चेंज है, उस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करना होता है, और वो डिटेक्ट करने का काम करते हैं यही स्पेशलाइज्ड सेल्स। These are specialized cells that detect information। तो इनका काम होता है to detect information from the environment। और अगर हम इसको मज़ीद आसान कर दे समझना,
कि ये रिसेप्टर एक्चुअल में क्या होते हैं। तो दीज आर एक्चुअली टिप्स ऑफ नर्व सेल्स। तो हम इनको ये भी बोल सकते हैं ये एक्चुअल में टिप्स ऑफ नर्व सेल्स होते हैं। जो नर्व सेल्स होते हैं उनकी जो सिरे होते हैं, टिप्स होते हैं, एक्चुअल में यही होते हैं रिसेप्टर्स। और ये स्पेशलाइज्ड सेल्स जो होते हैं ये हमारे इन सेंस ऑर्गन्स में होते हैं, और हर एक सेंस ऑर्गन में इनका अलग अलग काम होता है। ये अलग तरह की इंफॉर्मेशन डिटेक्ट करते हैं, तो लिहाजा इनके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो सेंस ऑर्गन जितने हैं उतने इनके टाइप्स भी हैं। तो अगर हम टाइप्स की बात करें तो इनका अकॉर्डिंग एज पर देयर सेंस ऑर्गन्स दे आर फॉलोइंग टाइप्स। पहले हम अगर बात करेंगे तो फोटो रिसेप्टर्स, एक कैटेगरी इनकी होती है फोटो रिसेप्टर्स। जैसे कि नाम से पता चलता है, फोटो मीन्स लाइट। तो ये वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं फोटो रिसेप्टर्स। तो इनका काम होता है टू डिटेक्ट लाइट, एंड दे एड और दे हेल्प इन सीइंग, यानी कि किसी चीज को देखने में इनका रोल होता है। तो फील क्या करते हैं, ये लाइट को डिटेक्ट करते हैं, हमें देखने में मदद करते हैं किसी चीज को। और इनकी जो लोकेशन होती है, यानी कि कहां पे आप इनको पाओगे, तो इनकी लोकेशन होती है आईज में। लोकेट होते हैं ये हमारे आंखों में, तो आईज में होते हैं लोकेट। काम होता है इनका टू डिटेक्ट लाइट और दे एड इन सीइंग। तो यह है एक टाइप जिसको हम फोटो रिसेप्टर कहते हैं। ऐसा ही एक और टाइप होता है फोनो रिसेप्टर्स। You all know that phono, P-H-O-N-O, phono means sound. तो फोनो रिसेप्टर क्या हुआ, वो स्पेशलाइज्ड सेल्स या वो सेल्स जो डिटेक्ट करते हैं साउंड। और साउंड हम सुनते हैं, तो इसका मतलब है दे एड इन हियरिंग। तो ये हियरिंग में, सुनने में हेल्प हमारी करते हैं। और इनकी लोकेशन कहाँ होती है, दीज फोनो रिसेप्टर्स दे आर लोकेटेड इन एयर्स। तो ये कानों में लोकेट होते हैं। तीसरा टाइप जो होता है इनका थर्मोरिसेप्टर्स। थर्मोरिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये भी रिसेप्टर्स के टाइप्स होते हैं। दीज डिटेक्ट टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं। और टेम्परेचर में अगर हम बात करेंगे तो हम हमारी बॉडी आमतौर पर दो तरह के टेम्परेचर्स को डिटेक्ट करती है, या तो हीट या कोल्ड। गर्मी सर्दी को डिटेक्ट करने का काम। और खुद ही आप बताइए कि जब हमें सर्दी या गर्मी महसूस होती है तो सबसे पहले यानी कि हमारी बॉडी की किस पार्ट को फील होती है, ये जो हमारा स्किन होता है। तो ये थर्मो रिसेप्टर स्किन में लोकेट होते हैं। तो इनकी लोकेशन होती है स्किन में। हीट डिटेक्ट करना इनका काम होता है, कोल्ड डिटेक्ट करना। और एक और भी है, इवन आवर स्किन और these thermoreceptors they can even डिटेक्ट टच। तो ये टच को भी डिटेक्ट करते हैं, टच को डिटेक्ट करने का काम भी होता है इनका। और अगर हम और दो टाइप्स हैं इसके, वो भी इसमें एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 4th टाइप जो है ऑलफैक्टरी रिसेप्टर्स, इनको ऑलफैक्टरी रिसेप्टर्स भी बोलते हैं।
olfactory receptors, these are those receptors which detect smell को डिटेक्ट करते हैं। और स्मेल हम किस सेंस से डिटेक्ट करते हैं? नाक से, नोज से। तो हेंस देयर लोकेशन इज इन नोज, जो हमारी नाक होती है तो इसमें होते हैं ऑलफैक्टरी रिसेप्टर्स लोकेट, डिटेक्ट करते हैं स्मेल। दे एड इन स्मेलिंग, यानी कि किसी चीज़ की स्मेल को फील करने का काम होता है इनका। और नंबर 5 जो होते हैं उसको हम बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। गस्टेटरी रिसेप्टर्स एक और स्मेलिंग सेंस होता है हमारा टेस्ट का, और ये भी कुछ खास तरह के सेल्स होते हैं, दे डिटेक्ट टेस्ट, सेंस ऑफ टेस्ट, एंड दे आर लोकेटेड इन आवर टंग। हमारी जो जुबान है इसमें इनकी लोकेशन होती है और स्मेल ऑफ टेस्ट को डिटेक्ट करने का काम इनका होता है। तो आज हम इन्हीं टर्म्स को देखेंगे, कल और टर्म्स को हम अगले पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। तो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए आपको रिक्वेस्ट की जाती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिल सकें और आप फ़ायदा उठा सकें एग्ज़ाम्स के हवाले से। तो हमारे इस चैनल का नाम है लर्न साइंस विद शुआइब 516, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को क्लिक कीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको टाइम पर मिल सकें। बाकी शुक्रिया।